दोस्तों, सोशल मीडिया के ज़रिए से आपने सऊदी अरब की एक खबर तो ज़रूर देखी और सुनी होगी। आपको पता ही होगा कि मेरठ का रहने वाला जैद सऊदी अरब में पैसा कमाने के लिए गया था और वहाँ पर जाकर ड्राइवरी का काम करने लगा था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में उसे नशीले पदार्थ की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर केस चलाया गया। लेकिन अब जाकर सऊदी कोर्ट ने जैद को मौत की सज़ा का फ़ैसला सुना दिया है। यानी कि कुछ दिनों के बाद में जैद को सऊदी अरब में सर कलम कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी सच्चाई जैद की ज़ुबानी ही बताने वाले हैं। यानी कि दरअसल जैद के साथ सऊदी अरब में क्या हुआ था, उसे सऊदी अरब में किस तरह से फंसाया गया है और फिर किस तरह से सऊदी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, और साथ ही सऊदी कोर्ट ने जैद को फांसी की जो तारीख मुकर्रर की है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी मेरठ के एक लड़के जैद की है। दोस्तों, सऊदी कोर्ट की तरफ से जब जैद को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, जब सज़ा मुकर्रर हो जाती है, जब डेट और टाइम फिक्स हो जाता है, तो इसके बाद जैद ने अपने घर वालों के नाम और तमाम भारतीयों के नाम पर एक ख़त लिखकर भेजा है। और उस ख़त में लिखकर जैद ने जो कुछ बताया है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा दिल को झकझोर देने वाला है। दोस्तों, जैद ने अपने ख़त में लिखा कि मेरा नाम जैद जुनैद है। आज सऊदी अरब के जद्दा शहर में मेरी मौत की तारीख फ़िक्स हो गई है। मेरे बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे बारे में आपको जो कुछ भी बताया गया है वो सब गलत जानकारी है। यानी कि मेरे बारे में आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। आज मैं आपको अपनी पूरी सच्चाई बताना चाहता हूँ कि उस दिन, मतलब कि 15 जनवरी 2023 के दिन आखिर मेरे साथ में क्या हुआ था, सऊदी पुलिस ने मुझे क्यों गिरफ़्तार किया था और फिर मुझे किस तरह से वहाँ पर फंसाया गया। जानकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, जैद जुनैद कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 36 साल है। मेरे 2 भाई पहले से सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम किया करते थे और एक छोटा भाई है, वो पुलिस की तैयारी कर रहा था। फिर जब मेरी शादी हो गई और 2 मेरे बच्चे हो गए तो मेरा भी सऊदी अरब जाने का मन हुआ। इसलिए फिर मैंने अपने भाइयों से कहकर अपना भी सऊदी अरब का वीज़ा मंगवा लिया था। ये बात 2018 की है। फिर मेरा मेडिकल भी हो गया और सऊदी अरब का वीज़ा भी लग गया। मेरा वीज़ा एजे ड्राइवर ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगा, जिसका नाम अल अली मोहम्मद था। उसमें 25,000 तनख्वाह की एवज में मैं नौकरी करने लगा। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन फिर इस तनख्वाह से गुजारा कर पाना अब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होने लगा था। इसलिए फिर मैंने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से रिज़ाइन दे दिया और दूसरी कंपनी में जाकर शिफ्ट हो गया, जिसका नाम अलजफ़र कंपनी था। अब मुझे उस कंपनी में अच्छी सैलरी मिलने लगी थी और ओवर टाइम के साथ साथ कभी कभी मुझे टिप भी मिल जाया करती थी। अब मैं उस कंपनी में बहुत ज़्यादा खुश था और फिर जब मैंने अपने घर वालों को इस नई कंपनी और इस तनख्वाह के बारे में बताया तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब सऊदी अरब में मेरे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसलिए फिर एक दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट इतना ज़्यादा भयंकर था कि जिसमें मेरी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया। लेकिन फिर जब मेरे मालिक को इस बारे में पता चला तो उसने मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और मुझ पर केस भी कर दिया और मुझसे अपनी गाड़ी का हर्जाना भरने को कहने लगा। और वो हर्जाना मेरे लिए इतना ज़्यादा बड़ा था कि अगर मैं ज़िंदगी भर भी उसके यहाँ काम करता
तब भी मैं उस गाड़ी का वो हर्जाना नहीं भर पाता। इसलिए अब मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि अब मेरे पास में कोई और रास्ता नहीं बचा था। खैर, इसके बाद एक दिन मौका देखकर उस कंपनी को छोड़कर मैं वहाँ से भाग गया और एक दूसरी जगह पर जाकर रहने लगा। वहाँ पर रहते रहते मेरा एक दोस्त बन गया जो पाकिस्तान से था। फिर उसने एक दिन मेरी मुलाकात एक लोकल पुलिस वाले से करवाई, जिसको मैंने अपनी पूरी आपबीती बता दी। मेरी बातें सुनकर वो पुलिस वाला मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा केस रफ़ा दफ़ा करवा दूंगा। इसके बाद उस पुलिस वाले ने मुझे खाना खिलाया और फिर मुझे कुछ पैसे भी दिए। वो सऊदी पुलिस वाला मेरे लिए एक फ़रिश्ता बनकर आया था। इसलिए अब मुझे लगने लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, इसके बाद उस सऊदी पुलिस वाले ने ड्राइवरी की नौकरी पर मुझे रख लिया। अब मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, सिवाय इसके कि वो एक पुलिस वाला है। फिर वो मुझे कई बार अपने घर भी लेकर गया और मुझे खाना भी खिलाया, और अब मुझे उसके पास में काम करते करते करीब 1 साल हो गया था। वहाँ पर ज़्यादातर मेरा एक ही काम था, वो मुझे कुछ बैग देता था और मुझे उनको डिलीवरी करना होता था। अब उन बैग्स में क्या होता था ये मुझे नहीं मालूम होता था, बस मुझे इसके बदले में अच्छे खासे पैसे मिलते थे। इसलिए मैं खुशी खुशी से ये काम उसका करता जा रहा था। और इसके अलावा मेरे लिए ये काम करना ज़रूरी भी था, क्योंकि मेरे सर पर एक सऊदी अधिकारी का साया था, यानी कि मैं उस सऊदी पुलिस वाले की वजह से बचा हुआ था। हालांकि मुझे कई बार उस पुलिस वाले पर शक भी हुआ था और मैंने सोचा भी था कि मैं इन बैग्स को खोल कर देखूं कि इनमें क्या है, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये तो एक पुलिस वाला है और पुलिस वाला खुद यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर सकता है। बस यही सोचकर फिर मैंने कभी भी उस बैग को खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, जैद जुनैद इसके आगे कहता है कि अब आया 15 जनवरी 2023 का दिन। उस दिन उस पुलिस वाले ने मुझे 2 नायलॉन के बैग दिए और एक एड्रेस दिया और मुझसे कहा कि तुझे इन दोनों बैग को फला जगह पर जाकर डिलीवरी करना है। इसके बाद में उन बैग्स को लेकर घर से रवाना हो गया। अभी मैं घर से कुछ ही किलोमीटर चला था कि मैंने देखा कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां मेरे पीछे लगी हुई हैं। फिर कुछ ही देर बाद उन सारी गाड़ियों ने आकर मुझे घेर लिया। ये देखकर कि मैंने फ़ौरन गाड़ी को रोक दिया। मैं समझ चुका था कि पहले वाली कंपनी में जो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसी केस की वजह से मुझे पकड़ा जा रहा है। फिर मुझे उन पुलिस वालों ने गाड़ी से बाहर निकाला और मेरी जेब की चेकिंग करनी शुरू कर दी। फिर इसके बाद उन्होंने मेरी गाड़ी को भी चेक करना शुरू कर दिया। अब पीछे वाली सीट पर वो बैग रखी हुई थी, उनको खोलकर वो देखने लगे। अब जैसे ही उन्होंने बैग को खोलकर देखा तो उनको कपड़ों के बीच में कुछ पैकेट मिली, जिनमें सफ़ेद कलर का कुछ पाउडर जैसा था। उनको देखकर पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि क्या तुम नशीला पदार्थ सप्लाई करते हो? इतना सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं थर थर काँपने लगा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझसे क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि उस पुलिस वाले ने मेरी इतनी ज़्यादा मदद क्यों की थी। वो मेरे लिए कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि वो मेरे लिए मौत बनकर आया था। फिर मैंने उन पुलिस वालों को बताया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो ड्राइवरी का काम करता हूँ। मेरे मालिक ने ये सब कुछ गाड़ी में रखा है और मुझे वहाँ तक पहुँचाने को बोला है। खैर, इसके बाद पुलिस वालों ने मुझे भी गिरफ़्तार कर लिया और उस सऊदी पुलिस वाले को भी पकड़ कर ले आई। लेकिन फिर उस सऊदी पुलिस वाले ने ये बयान दे दिया कि ये मेरे यहाँ पर सिर्फ ड्राइवरी की नौकरी करता है। अब ये बाहर जाकर गाड़ी में क्या क्या सप्लाई करता है ये मुझे नहीं मालूम होता है। अब इतना बोलकर वो पुलिस वाला तो पीछे हट गया। और दूसरी बात, यहाँ पर सऊदी में ये कानून भी है कि यहाँ पर अरबी को बयान को ज़्यादा सच मानते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर सज़ा नहीं होती। इसलिए फिर वो सऊदी पुलिस वाला तो ज़मानत पर छूट गया और मुझे और मेरे उस पाकिस्तानी दोस्त को उसने फंसा दिया।
इसके बाद हम दोनों को जद्दा के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। फिर मुझे जेल में रहते हुए मालूम चला कि मैं जिस नशीली चीज़ को लेकर जा रहा था वो एक बैग में करीब 400 ग्राम के आसपास थी और दूसरे बैग में करीब 300 ग्राम के आसपास थी, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नशा था, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, मगर हमारे साथ में धोखा हुआ था। बस मेरी वहाँ पर सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो पुलिस वाला मुझे मेहनत से ज़्यादा पैसे दे रहा था, तो मैं समझा क्यों नहीं। मैं कभी ये क्यों नहीं सोचा कि इतना ज़्यादा पैसा वो मुझे क्यों दे रहा है। बस पैसों के लिए मैं उसका हर तरह का काम करता रहा, यही मेरी गलती हो गई। दोस्तों, जैद जुनैद कहता है कि फिर हमारा केस चलता रहा। अब करीब कुछ दिन पहले यानी कि 3 दिसंबर 2024 के दिन हमें मौत की सज़ा सुना दी गई। मौत की सज़ा सुनकर मैं कांपने लगा। मैं अपने कदम भी ज़मीन पर नहीं रख पा रहा था। इसके बाद यहाँ से मेरे घर वालों के नाम एक लेटर भेजा गया, जिसमें बताया गया कि आपके बेटे को सऊदी अरब में नशीली चीज़ की तस्करी के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई है। अब अगर आप चाहें तो जल्द से जल्द नई दिल्ली में मौजूद सऊदी शाही दूतावास में जाकर किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के नाम पर दया याचिका कर सकते हैं। लेटर को पढ़कर मेरे घरवालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन सब का रो रो कर बुरा हाल होने लगा। अब मैं ये खत आप सब भारतीयों के नाम लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप हमेशा याद रखना, आप भले ही कम कमा लेना, लेकिन कभी भी अपने घर को छोड़ कर के विदेश में मत जाना। अब घर में मेरी बीवी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और मेरे घर वाले चाह कर भी मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं। बस वो रोए जा रहे हैं और मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। सच में दोस्तों, जैद जुनैद की ये दर्द भरी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। सऊदी अरब में कोई अपराध करके बच नहीं सकता, इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप कभी भी सऊदी अरब में रहते हुए कुछ गलत करने की न सोचें, क्योंकि आपके घर वाले यहाँ पर बेसब्री से आपका इंतज़ार करते रहते हैं। आप उनका ज़रूर ख्याल रखें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।